गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम आप लोगों से वादा किए थे कि हम आपको सेकेंड वर्ल्ड वार बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, तो आज हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हम पढ़ाएं, बहुत सारे बच्चों का डिमांड आया कि सर सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ाइए, बहुत मज़ा आया फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ने में। तो इसीलिए आज सही समय है और आज हम आपको सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ाने आए हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार अगर आप पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की कहानी पढ़ लीजिए, और ऐसे भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार का लिंक, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वार। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार 2 दिन हम पढ़ाएंगे। एक दिन में हम पूरा कहानी पढ़ा देंगे आपको क्या क्या हुआ, और दूसरे क्लास में केवल इससे जो जो सवाल आते हैं उस पर बात करें। ठीक है? देखिए, आपको मज़ा आने वाला है पढ़ने में, केवल आप ध्यान दीजिए और जो जो बात हम आपको बताएंगे उस पर केवल गौर करिएगा। ऐसा हम कुछ फैक्ट आज भी लिखेंगे, लेकिन बाकी का जो फैक्ट होगा वो अगले क्लास में हम आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में सेकेंड वर्ल्ड वार से आते हैं उस पर बात करेंगे। आखिर सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ? थोड़ा सोचने की बात है कि तृतीय विश्व युद्ध हुआ क्यों? क्या ऐसा दिक्कत हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया? आप सोच सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में 6 से 8 करोड़ के बीच लोग मारे गए थे। सोचिए कितना भयावह युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध को, सेकेंड वर्ल्ड वार को टोटल वार के नाम से भी जाना जाता है। टोटल वार, या इसी को बोला जाता है ग्लोबल वार। आज हम कुछ फैक्ट आपको लिख देंगे और उसके बाद हम कहानी आपको पढ़ाएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, सारी बातों पर। सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 ईस्वी और इसका अंत हुआ था 2 सितंबर 1945। इसे टोटल वार या ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में दुनिया का 61 देशों ने भाग लिया। दुनिया का कुल 61 देशों ने भाग लिया। अच्छा, इसका नींव कहां डलाया? सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू, इसका बीजारोपण कहां हुआ? यह पहले से तय था कि सेकेंड वर्ल्ड वार होगा। कैसे? देखिए, अब थोड़ा सा पीछे हम आपको लेके आते हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, समझिएगा। अब हम कहानी पढ़ाते हैं, समझिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति 1918 में हो गई। ठीक, बहुत सारे देशों को बहुत लॉस हुआ। ठीक, लॉस हुआ और बहुत लोगों की जान भी चली गई फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो अब लोगों को ऐसा लगा, खास करके जो देश ज़्यादा ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, उनको ऐसा लगा कि भविष्य में कोई ऐसा युद्ध ना हो। तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस युद्ध में बहुत सारे निर्दोष लोगों के भी जान गई है और बहुत सारे सेना भी मारे गए हैं। तो भविष्य में कोई ऐसा युद्ध ना हो, इसके लिए कुछ उपाय ढूंढना होगा। तो 18 जनवरी 1919 ईस्वी को पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 18 जनवरी 1919 ईस्वी को पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व फ्रांस के प्रधानमंत्री के देखरेख में हो रहा था। 18 जनवरी 1919 ईस्वी को शांति सम्मेलन बुलाया गया। इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था राष्ट्र संघ की स्थापना करना। राष्ट्र संघ की स्थापना करना मतलब एक ऐसी संस्था बनाना जो लड़ाई न होने दे, युद्ध नहीं होने दे विश्व में। ठीक, दूसरा, जो क्षेत्र जीता गया था उसको बांटने के लिए कि हम कौन लेंगे, आप कौन लीजिएगा, वो क्षेत्र कौन लेगा। मैंने जीते हुए प्रदेशों को, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जिस पर कब्जा जमा लिया था मित्र राष्ट्र, उस क्षेत्रों को, माने जो शक्तिशाली देश थे, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारे देश, उस क्षेत्रों का बंटवारा के लिए। तीसरा, जो भी लॉस हुआ
जो भी लॉस हुआ मित्र राष्ट्रों को, वे सारे लॉस जो धुरी राष्ट्र थे, यानी जो राष्ट्र हारे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनसे वसूलना था। बात समझ रहे हैं? यानी कि जो पेनाल्टी लगाना था, युद्ध का पेनाल्टी, जिसको आप बोलते हैं जुर्माना लगाना था। तो इसके लिए पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ, इसमें 6 मई 1919 को वर्सराय की संधि का प्रारूप तैयार किया गया। देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। वर्सराय की संधि का प्रारूप तैयार किया गया, और जब वर्सराय की संधि का प्रारूप तैयार किया गया तो इसमें था कि जितना भी लॉस हुआ है मित्र राष्ट्रों को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, अमेरिका को, ये सारा जर्मनी भरेगा हर्जाना के रूप में। और इसी को तो हम वर्सराय की संधि बोलते हैं। इस पर 28 जून 1919 ईस्वी को सिग्नेचर कर दिया गया। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या क्या 3 बात इसको याद रखिएगा कि पेरिस में शांति सम्मेलन कब बुलाया गया? 18 जनवरी 1919 को। 6 मई 1919 को वर्सराय की संधि हुआ, और इस पर सिग्नेचर किया जर्मनी 28 जून 1919 को। यह संधि जर्मनी के लिए काफी, मतलब कह सकते हैं कि इसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करना पड़ा। बहुत सारे जर्मनी का क्षेत्र ले लिया गया, मित्र राष्ट्रों को दे दिया गया। बहुत सारा ऐसा जगह था जो जर्मनी अपने कब्जे में लिया था, उसको भी छीन लिया गया। बहुत पैसा उस पर पेनाल्टी लगाया गया, जुर्माना लगाया गया जर्मनी पर। अब देखिए यहाँ बीजारोपण हो गया। वर्सराय की संधि में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीजारोपण हो गया। कैसे? जब जर्मनी पर बहुत ज्यादा कर्ज हुआ जर्मनी पर, तो जर्मनी का धीरे धीरे फंडिंग कम होने लगा। यानी उसका जो जितना इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होने लगा जर्मनी का, और जर्मनी को जुर्माना भरना था मित्र राष्ट्रों को, जो जैसे इंग्लैंड को, फ्रांस को, अमेरिका को, इन सबको जुर्माना भरना था। जितना लॉस हुआ था युद्ध में उन लोग को, सब जर्मनी से वसूलना चाहता था। ठीक, तो जर्मनी को अमेरिका से लोन लेना पड़ा। अब जर्मनी को अपने यहाँ जब इतना जुर्माना इस पर लगा दिया गया कि सारे राष्ट्र को, अमेरिका को, इंग्लैंड को जितना लॉस हुआ है, फ्रांस को जितना लॉस हुआ है, सब जर्मनी भरेगा। अब बताइए कितना भरेगा? एक देश था तो ये भर रहा था, लेकिन इसके पास फंडिंग की भी कमी होने लगी, इसके पास पैसे की कमी होने लगी। अब यह अमेरिका से इसको लोन लेना पड़ा, जर्मनी को अमेरिका से लोन लेना पड़ा अपना वर्सराय की संधि में किए गए पेनाल्टी को भरने के लिए। जर्मनी धीरे धीरे अमेरिका जर्मनी को लोन भी देने लगा, और साथ ही साथ उस पर इंटरेस्ट भी लेने लगा, और वही पैसा वापस उसको वर्सराय की संधि के तहत उसको वापस भी मिलने लगा। और बहुत सारे प्रतिबंध जर्मनी पर लगाया गया कि जर्मनी 1 लाख से अधिक सेना नहीं बढ़ा सकती है। जर्मनी 1 लाख से अधिक सेना नहीं बढ़ा सकती है। जर्मनी कोई नए हथियारों का प्रक्षेपण नहीं कर सकता है, नया गोला बारूद तैयार नहीं कर सकता है, उसकी फैक्ट्री नहीं खोल सकता है, किसी दूसरे देश पे हमला नहीं कर सकता है। ये सारे प्रतिबंध जर्मनी पर लगाएगा। और जर्मनी में जब ये सारे प्रतिबंध लगाए गए तो जर्मनी एकदम टूट चुका था। बहुत सारे प्रतिबंध वर्सराय की संधि, यानी कि जर्मनी को बेइज्जत किया गया वर्सराय की संधि में, और उल्टा जुर्माना भी जर्मनी को भरना पड़ रहा है। अब जब जर्मनी जुर्माना भर रहा था तो उसके पास फंडिंग की कमी होने लगी। अब वह फंडिंग अमेरिका से ले रहा था, और अमेरिका उसको फंडिंग दे रहा था, उस पर इंटरेस्ट भी ले रहा था। वही पैसा वापस वर्सराय की संधि के तहत जो जुर्माना भरना था वो ले भी वापस रहा था। मतलब हम आपको पैसा दें और हम उस पर इंटरेस्ट भी लें, वही पैसा आपको हमको देना है, इस तरह से। लेकिन धीरे धीरे जर्मनी एकदम भिखमंगा होते चला जा रहा है, इसकी स्थिति खराब हो रही है। और उसी बीच में 1929 ईस्वी में विश्व में आर्थिक मंदी आ गई, ग्रेट डिप्रेशन जिसको आप बोलते हैं, द ग्रेट डिप्रेशन। यानी 1929 ईस्वी में विश्व में आर्थिक मंदी आ गई।
विश्व आर्थिक मंदी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। विश्व आर्थिक मंदी आ गई, विश्व आर्थिक मंदी आ गई और वहां का शेयर कोलैप्स होने लगा। वहां का जो कृषि था उसकी स्थिति चरमराने लगी, वहां का कारखाने बंद होने लगे अमेरिका का, और आर्थिक जो मंदी 1929 में आया, इससे अमेरिका टूटने लगा। अब अमेरिका को लगा अमेरिका टूटने लगा, वहां आर्थिक मंदी आ गई अमेरिका में पूरी तरह से। अब अमेरिका अपना लोन जो जर्मनी को दे रखा था या वापस मांगने लगा कि हमारा भैया जो पैसा हम तुमको दिए हैं कर्जा, हमको वापस दे दो जल्दी से, बहुत जल्दी से हमारा पैसा वापस दे दो, हमारे यहाँ खुद स्थिति खराब हो रही है, हम लोग खुद मंदी में, अमेरिका में जो मंदी आया, और यह पैसा जर्मनी से वापस मांगने लगा। जर्मनी को देना पड़ा और अमेरिका की मंदी पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले लिया और विश्व आर्थिक मंदी कहलाया। और पूरी दुनिया में यह मंदी बहुत जोरों से था। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, लोगों के पास रहने के लिए पैसे नहीं, स्थिति चरमरा गई, बहुत खराब हो गई स्थिति। जब जर्मनी में स्थिति खराब होने लगी, अब जब स्थिति बहुत विश्व में आर्थिक मंदी आ गई, लोगों को खाने का लाला पड़ने लगा, तो इसी समय में तानाशाहों का उदय होता है दुनिया में। अब अमेरिका जब जर्मनी से लोन वापस मांगने लगा तो जर्मनी की स्थिति बिगड़ने लगी और इसी समय 3 तानाशाहों का उदय हुआ दुनिया में। सर उठाने का मौका मिला। जब विश्व आर्थिक मंदी हुआ तो सारा देश अपना उपनिवेश बढ़ाना चाह रहे थे कि हम ज्यादा से ज्यादा देशों पर कब्जा कर लें ताकि हमारे यहाँ कभी भी कोई चीज की कमी न हो। अब 3 लोग अपना सर उठाना शुरू कर दिया, 3 तानाशाह। जर्मनी में हिटलर, नाजी पार्टी, इटली में मुसोलिनी और जापान में हिरोहितो यानी जापानी साम्राज्य। इस सारा अपना सर उठाना शुरू कर दिया और होड़ लग गया 1929 की आर्थिक मंदी के बाद कि हम सब देश पर कब्जा कर लें। देखिए, जब स्थिति खराब होती है, देश में गरीबी आती है, तो इसी बीच कोई ऐसे व्यक्ति का उदय होता है जो कहता है कि आप हमको प्रधानमंत्री बनाइए, देखिए हम स्थिति कितना बढ़िया कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। और इसी खराब स्थिति के बाद एक नए लोगों का उदय होता है जो देश का, राष्ट्र का कारभार संभालता है। उसी का नतीजा हिटलर हुआ। 1923 ईस्वी में भी हिटलर गद्दी हथियाना चाहा लेकिन असफल हो गया, चुनाव हार गया। 1929 ईस्वी में जब विश्व आर्थिक मंदी आई तो अब हिटलर सर उठाया। उसको लगा कि बहुत अच्छा मौका है जर्मनी में अपना पैर जमाने का और यहाँ का जो गद्दी है इसको संभालने का। अब क्या हुआ, जर्मनी में हिटलर भाषण देने लगा। अब थोड़ा जर्मनी में आइए, थोड़ा सा समझाते आपको। जर्मनी जब वर्सराय की संधि हुआ तो वर्सराय की संधि पर सिग्नेचर किया वहां का जो सरकार थी उसने। जब हिटलर आया तो उस पर आरोप लगाया कि यह इन लोग ने जर्मनी को बेइज्जती करवाया। वर्सराय की संधि पर इन लोग हस्ताक्षर क्यों किया? मिलिट्री ने साइन नहीं किया था वर्सराय की संधि पर, वहां की सरकार ने सिग्नेचर किया था। हिटलर ही बोलता था अपना भाषण में बार बार कि यहाँ जर्मनी की जो सरकार है, जर्मन सरकार जो है, इसने जर्मनी का नाक कटवा दिया। आप हमको सत्ता में लेके आइए, देखिए हम आपको आपका खोया हुआ प्रतिष्ठा वापस दिलाएंगे। और जबरदस्त भाषण देता था। एक इतिहासकार ने कहा कि अगर साउंड बॉक्स नहीं होता तो हिटलर नहीं होता। बहुत जबरदस्त भाषण देता था कि
जनता को अपमानित किया है। यहीं के सरकार ने वर्सराय की संधि पर सिग्नेचर करके, इसी कारण आज जर्मनी की स्थिति यह है। आप हमको बनाइए यहाँ का प्रधानमंत्री, आप हमको बनाइए यहाँ का राष्ट्रपति, हम क्या करेंगे, आपको खोया हुआ जो प्रतिष्ठा है उसको वापस दिलाएंगे। बहुत जोरदार भाषण देता था, जोरदार, लोगों को लगता था अपीलिंग, बहुत अपीलिंग। और यह हिटलर समझाने में सफल हो गया कि हमसे बढ़िया यहाँ का कोई नेता नहीं। 1933 ईस्वी में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया। 1933 ईस्वी में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया, चांसलर बनाया गया। 1933 ईस्वी में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया। बात समझ में आया यहां तक? अच्छा, जब हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया तो इसने सबसे पहले काम किया कि अब जो जो हर्जाना जर्मनी भरता है मित्र राष्ट्रों को, सब बंद, किसी को कोई छू न मिलेगा। और इसने वर्सराय की संधि का उल्लंघन कर दिया। उसमें नियम था कि 1 लाख सेना बनाना है, 1 लाख से पार करके 6 लाख सेना तैयार कर लिया। 6 लाख सेना तैयार कर लिया, ढेर सारा कारखाना खोल दिया, गोला का, बारूद का, टैंक का। और 1935 ईस्वी में हिटलर ने वर्सराय की संधि का उल्लंघन किया। उन्नीस सौ 1935 ईस्वी में हिटलर ने वर्सराय की संधि का उल्लंघन किया। 1933 ईस्वी में जब हिटलर चांसलर बना जर्मनी का, तो वहां के राष्ट्रपति हिडेनबर्ग 1934 में मर गए। अब हिटलर ने क्या, देखिए, जब जर्मनी में जब हिटलर की सरकार आई तो वहां 3 पार्टियां थी। जर्मनी में जब चांसलर बना हिटलर तो वहां 3 पार्टी थी। एक नाजी पार्टी था हिटलर का, एक कम्युनिस्ट था, एक कम्युनिस्ट पार्टी था, और एक कम्युनिस्ट पार्टी था, एक और जर्मन वाइपर पार्टी था। 3 पार्टियां वहां काम थी। तो जब हिटलर आया वहां के संसद में, यानी जर्मनी के संसद में, तो जितना हिटलर के प्रतिनिधित्व थे उतना ही कम्युनिस्ट पार्टी के भी प्रतिनिधित्व थे। लेकिन जब 1934 ईस्वी में वहां का राष्ट्रपति हिडेनबर्ग की मृत्यु हो गया, हिडेनबर्ग के मरने के बाद हिटलर ने वहां के संविधान में इमरजेंसी संशोधन किया। और क्या किया कि जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे संसद में, सबको भगा दिया और पूरे संविधान को जला दिया और पूरे संविधान को उलट दिया और संसद में आग लगा दिया। कहा कि अब कोई भी चुनाव नहीं होगा यहाँ, ना कोई भी। क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। 1933 में चांसलर बना हिटलर, हिडेनबर्ग की मृत्यु हो गई। अब वो कहा कि यहाँ कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं होगा, और उसने क्या किया, इमरजेंसी प्रोविजन से वहां क्या किया कि संशोधन कर दिया वहां के संविधान में। और संशोधन करने के बाद जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी का जो मेंबर वहां चुन के गए थे जनता द्वारा, उस सबको भगा दिया और वहां के संविधान को उलट दिया और संसद में आग लगा दिया कि अब संसद नहीं चलेगा, अब यहाँ एक राष्ट्र है तो एक नेता होगा। हिटलर ने नारा दे दिया, एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया, एक राष्ट्र एक नेता का नारा ने हिटलर ने दिया और सारे पद को एक पद में बना दिया। अब तानाशाह हो गया, वहां के संविधान को जला दिया, संसद को जला दिया और सारे पोस्ट, जितना भी पोस्ट था, सबका मालिक हिटलर हो गया। इसने 1935 में वर्सराय की संधि का उल्लंघन किया, लेकिन इसके मन में कुछ और चल रहा था। क्या चल रहा था? यह पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था, पूरे यूरोप पर कब्जा जमाना चाहता था। इसने वर्सराय की संधि का जब उल्लंघन किया, इंग्लैंड और फ्रांस चुप, कुछ नहीं बोला, जो गलती की।
वर्सराय की संधि का उल्लंघन 1935 में जर्मनी ने किया, इंग्लैंड और फ्रांस चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। या अपना सेना बढ़ाने लगा, आधा से अधिक पैसा वहां के सेना पर खर्चा किया, गोला बारूद टैंक बनाने में खर्चा करने लगा हिटलर। आधी से अधिक पैसा, जितना जीडीपी का उसका था उससे आधा से अधिक पैसा उसने गोला बारूद बम टैंक ये सब बनाने में शुरू कर दिया। इधर इटली भी अपना साम्राज्य विस्तार करना था, तो जितना ताकतवर हिटलर था और जितना चालाक था उतने ही बेवकूफ था मुसोलिनी, जो इटली का तानाशाह था। अब सुनिए आगे। अब हिटलर ने एक प्लान बनाया। हिटलर ने अब क्या किया कि एक प्लान बनाया। हिटलर ने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? हिटलर ने प्लान बनाया कि पूरे यूरोप पर जर्मनी का कब्जा होगा, जो जो सताया है सबका बदला लेगा हिटलर। हिटलर प्लान रचा, प्लानिंग किया। क्या प्लानिंग किया कि सबसे वर्सराय की संधि का जब उल्लंघन किया और उसके बाद इसने पूरे यूरोप पर कब्जा करने का अपना जो प्लान बना लिया, गेम बना लिया कि अब हम पूरे यूरोप पर कब्जा करेंगे। इसका प्लान था चेकोस्लोवाकिया पर। सबसे पहले चेकोस्लोवाकिया एगो देश था, चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करना, पोलैंड को छीनते हुए नॉर्वे और डेनमार्क पर कब्जा करना, नॉर्वे और डेनमार्क पर कब्जा करना। देखिए पहला इसका क्या था? इसका था कि सबसे पहले चेकोस्लोवाकिया को अपने कब्जे में लेंगे, उसके बाद पोलैंड पर हमला करते हुए नॉर्वे और डेनमार्क को छीनते हुए रूस पर हमला करना। नॉर्वे और डेनमार्क को छीनते हुए रूस और फ्रांस को जीतना भी इसका मकसद था, और जिस मकसद में यह सफल भी हुआ। बहुत ताकतवर था हिटलर, उसकी सेना बहुत मजबूत, भयानक मजबूत। वह किसी देश को हराने में सक्षम था। अगर अकेले कोई भी देश उससे लड़ता तो उस समय वह किसी को भी हरा सकता। जापान की कहानी अब हम कहेंगे, पहले इधर जर्मनी की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। जापान क्या कर रहा था भाई इस समय में? कब बैठल था? नहीं। हिटलर क्या कर रहा था सब बताएंगे, सुनाते हैं। आइए। हिटलर ने प्लान बनाया चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करके, पोलैंड पे हमला करते हुए, नॉर्वे और डेनमार्क को छीनते हुए फ्रांस पर कब्जा जमाना। हिटलर का यह गेम प्लान था। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया और इसे अपने अधीन ले लिया, कब्जा, चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। यहां भी इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका चुप, कुछ नहीं बोला, चुप, एकदम चुप। चेकोस्लोवाकिया पर जब कब्जा किया तो इंग्लैंड और फ्रांस एकदम चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। उसको पता नहीं था कि चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया तो इंग्लैंड और फ्रांस को यही बोलना चाहिए था कि यह उल्लंघन है वर्सराय की संधि का, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड एकदम चुप, अमेरिका भी चुप। चेकोस्लोवाकिया पर जब कब्जा किया तो अगला हमला इसको पोलैंड पे, लेकिन जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पे हमला बोला, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। चेकोस्लोवाकिया पर जब कब्जा किया तो इंग्लैंड फ्रांस कुछ नहीं बोला। जब पोलैंड पे हमला बोला, यहीं से युद्ध की शुरुआत होता है। यही तत्कालिक कारण है, जर्मनी का पोलैंड पे हमला, यह तत्कालिक कारण है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जब जर्मनी ने धावा बोला, हमला किया, तो इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया।
ध्यान से समझिएगा बातों। पोलैंड को भी जीत लिया, पोलैंड को भी जीत लिया और जर्मनी पोलैंड पर भी आधिपत्य जमा लिया। अब देखिए आगे बढ़िएगा। इसका प्लानिंग बड़ा हिटलर का था, पूरे यूरोप पर कब्जा करना, खास करके जो मजबूत देश थे उस पर भी कब्जा जमा लेना। जब पोलैंड पर कब्जा जमा लिया और पोलैंड के बाद कब्जा करने के बाद नॉर्वे और डेनमार्क को भी इसने अपने कब्जे में ले लिया। कौन? हिटलर। सुन लीजिए, इसका अभी तक का मंसूबा सफल हुआ। चेकोस्लोवाकिया पर जब भी कब्जा किया तो ब्रिटेन फ्रांस कुछ नहीं बोला, इसका ताकत और मजबूत हुआ। अब तो हमको कोई हराने वाला है ये नहीं है। पोलैंड पे कब्जा जमाया इंग्लैंड, फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। यही तत्कालिक कारण बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। नॉर्वे और डेनमार्क पर भी कब्जा जमा लिया। अब ब्रिटेन की सेना, फ्रांस की सेना और जर्मनी की सेना अब आगे बढ़ रही थी फ्रांस की ओर। जब यह पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क इस सब पर कब्जा जमा लिया तो अब जर्मनी की सेना अगला इसका टारगेट था फ्रांस पर। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और पीछे आइए। जब जर्मनी की सेना ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया तो पोलैंड पर हमला करने से पहले उसने रूस के साथ एक समझौता किया कि देखो रूस, हम अगर तुम हमको खाना भेजना, खाने का सामान भेजना, हम तुमको मशीनरी का सामान भेजेंगे, माने मशीन वगैरह हम तुमको भेजेंगे, तुम हमको खाने का सामान भेजना। रूस के साथ जर्मनी ने समझौता किया। कब? पोलैंड पे हमला करने से पहले जर्मनी और रूस के बीच दो समझौता हुआ। पहला समझौता ये हुआ कि जर्मनी जो है मशीनरी भेजेगा रूस को और रूस उसके बदले में खाने के सामान भेजेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, और दूसरा जर्मनी और रूस के बीच समझौता हुआ कि जब जर्मनी पोलैंड पे हमला करेगा और पोलैंड पर कब्जा जमा लेगा तो रूस उस पर हमला नहीं करेगा, जर्मनी पर। समझ लो क्या? सुनो कि जब जर्मनी पोलैंड पे हमला करेगा, जब जर्मनी पोलैंड पे हमला करेगा तो रूस कुछ ना करेगा, चुप रहेगा, कुछ ना बोलेगा, जर्मनी के खिलाफ हमला नहीं कर देगा उल्टा। और इसके एवज में पोलैंड का आधा हिस्सा रूस को दिया जाएगा। नहीं समझे? बहुत चालाक था हिटलर, बहुत चालाक। उसको लगा कि अगर अभी जर्मनी, अगर रूस हम पर हमला कर देगा तो हम पोलैंड से लड़ेंगे कि रूस से लड़ेंगे कि ब्रिटिश से लड़ेंगे कि फ्रांस से लड़ेंगे। तो इसने क्या किया कि पोलैंड पे हमला करने से पहले रूस के साथ दो समझौता किया। एक समझौता में किया दोस्त बनाने के लिए कि हम तुमको मशीनरी भेजेंगे, तुमको खाने का सामान भेजना। और दूसरा समझौता में किया कि जब जर्मनी पोलैंड पे हमला करेगा तो रूस कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा रूस। क्यों? तब पोलैंड का आधा हिस्सा रूस को मिलेगा। और जर्मनी ने पोलैंड पर भी हमला बोला और कब्जा जमा लिया। रूस चुप, कुछ नहीं। रूस खुश। कैसे खुश? आधा हिस्सा पोलैंड को रूस को मिलने वाला था। उसका जो वेस्टर्न साइड था, यानी कि जो लिथुआनिया था, ये सारा क्षेत्र जो खास करके बाल्टिक क्षेत्र था, वह सारे क्षेत्र रूस को दे दिया जर्मनी। अब पोलैंड को दो भागों में बांटकर आधा क्षेत्र पर जर्मनी का कब्जा और आधा क्षेत्र पर रूस का कब्जा। रूस चुप। लेकिन रूस को पता नहीं था कि हिटलर के गेम प्लान में रूस भी है। रूस पर भी हमला करना चाहता था हिटलर, और इसीलिए जो क्षेत्र, बाल्टिक क्षेत्र जो पोलैंड का दिया था रूस को, वह रूस में घुसने के लिए बहुत बढ़िया मतलब जगह था जाने के लिए। रूस को मालूम नहीं था कि जिस जर्मनी का समर्थन कर रहा था रूस, वही जर्मनी 2 साल बाद रूस पर भी हमला करने वाला है। बहुत चालाक था जर्मनी पोलैंड पे हमला करने से पहले रूस के साथ समझौता किया कि हम जर्मनी जब पोलैंड जीतेंगे तो आधा हिस्सा तुमको देंगे। और यहू बेचारा चुप था, और ये जीता तो सही में, आधा हिस्सा इसको दिया, और वही हिस्सा दिया जिस हिस्सा से जर्मनी रूस में घुस सकता था। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, अब आइए, कह रहा है
पोलैंड जब जीत गया जर्मनी, तो अब ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों देशों ने रूस जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। समझिए यहां तक कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब आइए, कह रहा है कि दो तरफ से इधर अब अगला टारगेट था जर्मनी का फ्रांस। तो चूंकि इंग्लैंड की सेना यानी ब्रिटेन की सेना और फ्रांस की सेना एक तरफ और एक तरफ जर्मनी की सेना, दिख रहा है ना, जर्मनी की सेना, ब्रिटेन और फ्रांस की सेना एक तरफ और जर्मनी की सेना एक तरफ तैनात, इधर ब्रिटेन और फ्रांस की सेना और इधर जर्मनी की सेना। तीनों सेनाएं आमने सामने, एक तरफ दो देश इंग्लैंड और ब्रिटेन और फ्रांस और एक तरफ जर्मनी फ्रांस पर कब्जा करेला तैयार था। और इसका मकसद था कि फ्रांस पे कब्जा करके इंग्लिश चैनल पार करते हुए इंग्लैंड पर भी कब्जा जमाना हिटलर का यह मकसद था कि पहले फ्रांस पे कब्जा जमा लेते हैं और फ्रांस पे कब्जा जमाने के बाद क्या करेंगे कि इंग्लिश चैनल होते हुए क्या करेंगे, इंग्लैंड पर भी कब्जा जमा लेंगे, क्योंकि इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ती थी। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, जर्मनी की सेना एक तरफ से तैनात, एक तरफ से फ्रांस और ब्रिटेन की सेना तैनात। हिटलर को अकबक्की लग रहा है कहीं ना फ्रांस पर कब्जा जमा ले, कहीं ना इंग्लैंड को जीत ले। मकसद था पूरे यूरोप को जीतना। अब आइए क्या हुआ, जर्मनी की सेना और ब्रिटेन और फ्रांस की सेना गोली बंदूक लेकर तैयार। कई महीनों तक गोली नहीं चला, एक गोली नहीं चला, ना ब्रिटेन फ्रांस चलाया ना जर्मनी चलाया। कई महीनों तक केवल उसकी सेना, उधर दो सेना इंग्लैंड की या फ्रांस की सेना और इधर अकेले जर्मनी की भयानक सेना, ताकतवर सेना तैयार। महीनों भर एक भी गोली नहीं चला। ओकर सेना इसको देख रही है, उसकी सेना इसको देख रही है, दोनों तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन कई महीनों तक गोली नहीं चला। इसी को तो फोनी वार कहते हैं, फर्जी युद्ध। कई महीनों तक गोली नहीं चला और सारी सेनाएं तैयार कि अगर उधर से गोली चलेगा तो इधरों से चलाएंगे। इंग्लैंड फ्रांस की सेना एक तरफ और एक तरफ अकेले जर्मनी की सेना। कई महीनों तक युद्ध नहीं हुआ, गोली एक भी नहीं चला। लेकिन हिटलर को सहन शक्ति खत्म हो गया, उसने अपने सेनाओं को आदेश दिया हमला। कई महीनों तक जो युद्ध नहीं हुआ, एक भी गोली नहीं चला, एकाएक जर्मन सेना ने ब्रिटेन और फ्रांस की सेना पर हमला बोल दिया। जब जर्मनी की सेना पर ब्रिटेन और फ्रांस की सेना ने जर्मनी की सेना ने हमला बोल दिया ब्रिटेन और फ्रांस पर, बहुत भयानक मौत मारा जर्मनी की सेना ब्रिटेन और फ्रांस को। अकेले जर्मनी की सेना ने ब्रिटेन और फ्रांस की सेना को बहुत भयानक मौत मारा। और जर्मनी की सेना के डरे ब्रिटेन की सेना ने एक बंदरगाह था डंकिक बंदरगाह से वापस भागना पड़ा ब्रिटेन की सेना को। इंग्लैंड वापस भाग गया, डरे भाग गया। जर्मनी की सेना ने अकेले ब्रिटेन और फ्रांस की सेना को बेमौत मारा और जर्मनी की सेना ने फ्रांस पर कब्जा जमा लिया। जर्मनी की सेना ने जब लड़ाई हुआ शुरू तो जर्मनी की सेना, फ्रांस भी जर्मनी के चंगुल में आ गया। ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक। अब क्या हुआ कि फ्रांस किसके कब्जे में हो गया? फ्रांस हो गया जर्मनी के कब्जे में। ब्रिटिश सेना भागकर जान बचाई, भाग गया, डरे, भागकर जान बचाई। 1940 की यह कहानी है। 1940 में अगर ब्रिटिश सेना जर्मनी की सेना अगर इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन में घुस जाती तो भारत को उसी समय आज़ादी मिल जाती। लेकिन
उसका मकसद कुछ और था हिटलर का। हिटलर का मकसद था पहले रूस को जीतना, उसके बाद ब्रिटेन पर कब्जा करना। फ्रांस को जीतने के बाद जर्मनी की सेना का अगला टारगेट रूस था। वही रूस जिसको चुप करवाया था पोलैंड पे हमला करते समय, कहा था कि तू चुप रहो, आधा पोलैंड तुमको देंगे, और लिथुआनिया और ये सब जो जगह था, जो बाल्टिक स्टेट था पोलैंड का, उससे होते हुए रूस जाना था, और वह बहुत आसान रास्ता था रूस। लेकिन जर्मनी गलती कर दिया, बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया भाई? अभी हम जापान की कहानी आगे पढ़ाएंगे आपको। गलती क्या किया? गलती ही किया कि रूस बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल, बहुत बड़ा। और जर्मनी की सेना क्या हुआ कि रूस में भी घुस गया, और रूस में जब ही घुसा तो धीरे धीरे रूस के बहुत सारे क्षेत्रों पर यह कब्जा कर लिया। लेकिन कब्जा करते हुए जर्मनी की सेना बहुत ज्यादा थक चुका था, बहुत ज्यादा थक चुका था। अब आइए, कह रहा है कि जर्मनी ने रूस पर हमला बोल दिया। जर्मनी ने रूस पर जब हमला बोल दिया तो रूस के बहुत सारे क्षेत्रों पर यह कब्जा जमा लिया। कौन? जर्मनी। और उसका एक जगह था स्टेलिनग्रेड, जिसको पीटर्सबर्ग कहते हैं आप अभी के समय में, इस पर भी जर्मनी हमला कर दिया और उस पर कब्जा जमा लिया। धीरे धीरे जर्मनी की सेना आगे बढ़ रही है और रूस की सेना पर, रूस के धीरे धीरे क्षेत्रों पर कब्जा जमा रही थी। लेकिन रूस इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि रूस पर कब्जा जमाना जर्मनी के बस की बात नहीं था। जर्मनी की सेना थक चुकी थी। अब जर्मनी की सेना को रूसी सेना पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। रूस के रेड आर्मी ने अब जर्मनी की सेना पीछे भागे लगा और रूस की सेना उसके पीछे, क्योंकि जर्मन सेना बहुत ज्यादा थक चुकी थी, मायूस हो चुकी थी। अब जर्मनी की सेना रूस की सेना धीरे धीरे जर्मनी की सेना को खदेड़ने लगा पीछे की ओर। अब रूसी सेना जब जर्मनी को ढकेलने लगा पीछे, तो जर्मनी पीछे भागे लगा पीछे की ओर। थक चुका था, लड़ने का हिम्मत नहीं था। अब आइए, अब जर्मनी की सेना धीरे धीरे रूस की सेना धीरे धीरे जर्मनी तक पहुंच गया, बर्लिन तक पहुंच गया, जो जर्मनी की राजधानी है। अब इसके बीच में थोड़ा सा और हम आपको समझाते हैं। अब आइए, जापान क्या कर रहा था इस समय भाई? तो जापान इधर चीन पर कब्जा जमा रहा था। अब जब इधर आइए, अब हम क्या बताएं कि रूस की सेना जब ढकेलने लगी, तो जर्मनी पीछे होने लगा। रूस की सेना जब आगे बढ़ने लगी तो जर्मनी की सेना पीछे होने लगा। अब थोड़ा सा पीछे चलिए जापान की तरफ। जापान क्या कर रहा था? जापान इधर मंचूरिया के क्षेत्र पर हमला किया। चीन का क्षेत्र, फिलीपींस, ये सारे क्षेत्रों पर जापान कब्जा जमा रहा था। वो इसको रोकने वाला नहीं था। और उधर अपने यूरोपीय कंट्री लड़ रहा था और इधर जापान को मौज मस्ती था, और इधर जापान मंचूरिया के क्षेत्र पर कब्जा जमा रहा था। जापान की लड़ाई बहुत खराब लड़ाई होता था, वह लोगों को जिंदा गाड़ देता था। मंचूरिया पर जब जापान हमला किया था तो वहाँ के लोगों को उसने जिंदा गाड़ दिया था। जिंदा गाड़ने की प्रथा भी जापान शुरू किया और जापान मंचूरिया पर कब्जा जमा लिया। और धीरे धीरे यह फिलीपींस के क्षेत्रों पर भी, यानी एशिया के बहुत सारे क्षेत्रों पर जापान कब्जा जमा चुका। अब आइए थोड़ा सा समझाते हैं, आगे आइए। अब फिर इधर चलते हैं जर्मनी की तरफ। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जब बुरी तरह से जर्मनी से हारने लगे तो वह अमेरिका से मदद मांगा। जर्मनी और फ्रांस जब बुरी तरह से हारने, जापान को अभी छोड़ दीजिए, अब उधर हम फिर आगे आएंगे।
जब जर्मनी से बुरी तरह से फ्रांस जर्मनी के कब्जे में आ गया और ब्रिटेन एकदम टूट गया, भागना पड़ा डंकी बंदरगाह से वापस, तो उसने अमेरिका से मदद मांगा कि अमेरिका तुम आओ भाई, तुम मदद करो हमको, तुम हमारे साथ आ जाओ, कम से कम हम तुम आ जाएगा तो हमको हिम्मत मिलेगा, मिल के लड़ेंगे। लेकिन अमेरिका चुप, कुछ नहीं आया। अमेरिका चुप था, नहीं आना चाहता था युद्ध में, उसको फायदा हो रहा था। कैसे? ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिका से हथियार, गोला बारूद, टैंक खरीद रहे थे कि भाई हमको दो, हम तुमको पैसा देंगे और हमको मदद करो, नहीं तो जर्मनी तुमको भी नहीं छोड़ेगा, कोई के नहीं छोड़ेगा ये जर्मनी। लेकिन अमेरिका युद्ध में अभी तक शामिल नहीं हुआ। जर्मनी जो अमेरिका था वह अटलांटिक महासागर के रास्ते, अटलांटिक महासागर के रास्ते फ्रांस और इंग्लैंड को गोला बारूद, बम, टैंक भेज रहा था। सुनिए हम क्या बोले, आपको ध्यान से समझिएगा। जर्मनी के डर से फ्रांस और इंग्लैंड ने अमेरिका से मदद मांगा। अमेरिका ने कहा कि हम तुमको मदद कर सकते हैं, गोला बारूद भेज सकते हैं अटलांटिक महासागर के रास्ते। अटलांटिक महासागर के रास्ते गोला बारूद भेज रहा था। कौन गोला बारूद भेज रहा था? अमेरिका। किसको? अमेरिका भेज रहा था इंग्लैंड और फ्रांस को। यह बात जर्मनी को पता चल गया कि जिसको हम कब्जा करके रख लें और जिसको हम हराने वाले हैं इंग्लैंड को, इन दोनों अमेरिका से ले रहा हथियार। तो पता किया कि कैसे हथियार मिल रहा है भाई, इसको कौन भेज रहा हथियार? तो अमेरिका। किस रास्ते? तो अटलांटिक महासागर के रास्ते। जर्मनी में उस समय एक पनडुब्बी बनता था जो लड़ाकू पनडुब्बी था, यू बोट याद रखिए। अटलांटिक महासागर के रास्ते जहां से अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस को हथियार, गोला बारूद, टैंक भेजा करता था, वहां पर इसने यू बोट पनडुब्बी तैनात कर दिया कि भेजे अमेरिका, हम देखते हैं कि कैसे इंग्लैंड और फ्रांस तक पहुंच रहा है। जब अमेरिका अपना गोला बारूद, टैंक से भरा हुआ जहाज भेजने लगा इंग्लैंड और फ्रांस, तो यू बोट पनडुब्बी जो जर्मनी का था उसने अमेरिकी के जहाजों को नस्नो नाबूद कर दिया, अटलांटिक महासागर में मार के गिरा दिया। यानी कि जर्मनी किस यू बोट पनडुब्बी ने जो अमेरिका, जो इंग्लैंड और फ्रांस को जो हथियार भेजता था उसको लाने वाले जहाजों को यू बोट पनडुब्बी द्वारा अटलांटिक महासागर में नस्नो नाबूद कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। अभी भी अमेरिका चुप, कुछ नहीं, चुप अमेरिका, अभी तक अमेरिका चुप है, चुप था। अमेरिका बहुत बड़ा गलती कर रहा था, उसको पता नहीं था कि जर्मनी आगे आके अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिका को जब अटलांटिक महासागर में उसके जहाज को भी नस्नो नाबूद कर दिया, अभी भी अमेरिका चुप। अब सुनिए क्या, ध्यान से कह रहा है कि अमेरिका अभी भी चुप है। जर्मनी को उधर रूसी सेना पीछे की ओर ढकेल रहा था। इसी बीच जापान को खबर मिला, जापान इधर फिलीपींस, चीन और इधर जो एशिया का जो क्षेत्र था, इस सब पर ही कब्जा जमा रहा था धीरे धीरे। उसी समय जापान को पता चला कि अमेरिका ओहाऊ द्वीप पर एक जंगी बेड़ा तैयार कर रहा है, पूरा विशाल जंगी बेड़ा, गोला बारूद, बम, टैंक, हथियार से भरा हुआ जंगी बेड़ा तैयार कर रहा है, और वह जापान और बाकी जो राष्ट्र हैं जर्मनी वगैरह, उनके लिए खतरा होगा। अब जापान को पता चला कि जंगी बेड़ा तैयार कर रहा है अमेरिका ओहाऊ द्वीप पर। किस द्वीप पर? ओआहू द्वीप पर। अब जापान को जब यह बात पता चला तो जापान से ओआहू द्वीप 3000 मील की दूरी पर था, 3000 मील की दूरी पर था। जापान ने अपनी लड़ाकू विमान,
हवा से, पानी से भेजा। कहाँ? ओआहू द्वीप के पर्ल हार्बर में पता चला जापान को कि ओआहू द्वीप के पर्ल हार्बर में अमेरिका बहुत बहुत बड़ा जंगी बेड़ा तैयार कर रहा है, जो जापान को और जर्मनी को, इटली को हराने के लिए भेज रहा है। अब यह बात जापान को पता चला। जापान अपना बेड़ सब तैयार किया, जंगी बेड़ा, 200 एयरक्राफ्ट अमेरिका को पर्ल हार्बर जो जगह था वहां उसको बर्बाद करने के लिए भेजा। निकल गया शाम में, रात में कुछ दूरी पर रुक गया और ऐसा गया जिससे किसी को पता भी नहीं चले। ऐसे गया, ऐसे ऐसे रास्ते कि कोई ये ना पता कर ले कि हम कहाँ जा रहे हैं। कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, मतलब एक रास्ता से नहीं जा रहा था, किसी को पता चल जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और पर्ल हार्बर पर सुबह 7:30 बजे अमेरिकी एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान पहुंच गए और बमबारी की, भयानक बमबारी। पर्ल हार्बर पर बहुत बमबारी किया और अमेरिका के सारे जो वहां हथियार वगैरह अमेरिका रखता था उसको नस्नो नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया और वापस आ गया जापान। देखिए जापान क्या किया, जब उसको पता चला कि अमेरिका जंगी बेड़ा तैयार कर रहा है ओआहू द्वीप के पर्ल हार्बर पर, तो यह अपना एयरक्राफ्ट भेजा, लड़ने के लिए भेजा और ये लोग गया 200 एयरक्राफ्ट भेजा, जाओ जाके तबाह करके आओ। और 3000 मील की दूरी पर था जापान से, गया, बम गिराया, धड़ 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 बम, तबाह कर दिया पर्ल हार्बर को। अब पानी सर के ऊपर से, अब वापस जापान चल भी गया। अब यह बात अमेरिका को पता चला, अब पानी सर के ऊपर से गुजर गया, अब अमेरिका को आना ही था युद्ध में। अमेरिका ने घोषणा कर दिया कि अमेरिका कम इन वर्ल्ड वार, अमेरिका युद्ध में शामिल, और युद्ध की घोषणा जापान के खिलाफ। ध्यान से समझिए, इधर रूसी सेना जर्मनी में घुसने लगा, रूस के रेड आर्मी जर्मनी में घुसने लगा। अब जब अमेरिका ने घोषणा कर दिया कि हम अब युद्ध में आ रहे हैं, तैयार रहे लड़ेला देश, एक अलायंस बनाया गया, एक अलायंस संगठन बनाया गया कि सारे लोग, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका ने एक संगठन तैयार किया। अब हम लोग तीनों मिलकर लड़ेंगे, जर्मनी से, जापान से, इटली से। तैयार हुआ अलायंस। अब इन लोग सोचा कि सबसे पहले इसको छोटे छोटे राष्ट्रों को हराएंगे, उसके बाद यह बड़ा राष्ट्र अपने आप हार जाएगा। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका की सेना ने एक अलायंस तैयार किया, और यह जो अलायंस तैयार किया, जो संगठन तैयार किया, तीनों की सेना मिलकर एक संगठन तैयार किया कि अब हम लोग मिल के लड़ेंगे इस सारे देशों से। सोचा कि सबसे मजबूत अगर देश था तो जर्मनी था और सबसे कमजोर इटली था। तीनों की सेना तैयार। इन लोग सोचा कि सबसे पहले इटली पर कब्जा करना चाहिए। इसकी तीनों सेनाएं मिलकर इटली पर धावा बोला, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका की सेना। और 2 दिन में इटली अलायंस के कब्जे में आ गया। 2 दिन, मात्र 2 दिन। 2 दिन में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका ने जो मिलकर संयुक्त रूप से जो युद्ध का शुरुआत किया, 2 दिन में इंग्लैंड जो था, फ्रांस जो था, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका जो था, इन लोग मिलकर 2 दिन में इटली इसके कब्जे में हो गया। लेकिन यह देखते हुए हिटलर ने इटली पर चढ़ाई कर दिया और जो वहाँ का तानाशाह था मुसोलिनी, उसे एक जगह का राजा बना दिया, बैठा दिया। लेकिन वहाँ की जनता इतनी आक्रोशित थी उससे, मुसोलिनी से, कि वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया और मुसोलिनी के पकड़ के और रोड पर फांसी चढ़ा दिया। इटली का जो फासिस्टवाद का जो नेता था मुसोलिनी,
को वहां की जनता ने पकड़ के और बीच चौराहे पर फांसी पर टांग दिया, मर गया। हिटलर बचा था अभी, जापान बचा था अभी। उधर उसकी सेना तेजी से आने लगा, रूस की सेना इधर बढ़ रही थी तेजी से, किधर? जर्मनी की ओर, जर्मनी की ओर, और जर्मनी की सेना पीछे। रूसी सेना जब बर्लिन तक पहुंच गई, अब हिटलर को लगा कि अब हमारी हार तय है, अब इन लोग हमको बुरी मौत मारेगा। हिटलर एक बंकर में रहता था, बंकर था जमीन के नीचे 50 फुट, वही में रहता था हिटलर। उसी बंकर में हिटलर ने उसकी एक मतलब गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, चाहे उसकी जो साथ रहती थी एक लड़की थी जिसको वो गर्लफ्रेंड मानता था, बात उस समय जब मरने के समय भी वो शादी किया था उससे। हिटलर उसी बंकर में अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी कह सकते हैं, गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, उसके साथ खुद को गोली मार लिया। बंकर में हिटलर मर गया। उसी बंकर में हिटलर आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, गोली मार लिया खुद को, अपने भी मार लिया, अपनी गर्लफ्रेंड को भी मार लिया, दोनों मर गए। रूसी सेना कब्जा कर लिया बर्लिन तक। एक देश अभी भी फड़फड़ा रहा था, फड़फड़ा रहा था। कौन था? जापान था। इटली कब्जे में, जर्मनी के सेना मेन मराया गया तो जर्मनी भी सरेंडर कर दिया कि अब हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी भी एक देश जापान कूद रहा था कि अमेरिका कुछ करे, हम नहीं से डर रहे हैं, हम जो करना है कर ले अमेरिका, जापान डरने वाला नहीं है और हम करेंगे। उसका हीरो ही तो राजा था वहां का, आके सही चैलेंज दिया अमेरिका को कि जे करना है कर लो, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। अमेरिका ने प्लान बनाया कि नवंबर के समय में पूरे जापान पर कब्जा करेंगे। जापान चूंकि उसके पर्ल हार्बर पर बमबारी कर दिया था, लेकिन इससे पीछे आइए, अब जर्मनी के अधीन फ्रांस भी था, जर्मनी के अधीन फ्रांस भी था, तो अलायंस की जो सेना थी वह फ्रांस को भी मतलब जर्मनी से छुड़वा लिया था। और जब हिटलर सुसाइड किया, जर्मनी भी स्वतंत्र हो चुका था, छूट चुका था, मतलब अलायंस की सेना फ्रांस को भी जर्मनी से छुड़ा चुका था। अब सबसे जापान कूद रहा था कि हमको कौन हराने वाला है, क्योंकि यह पूरी दुनिया में जापान, चीन, एशिया के देश पर कब्जा, मनीला, फिलीपींस, ये सब पर कब्जा जमाए हुए था। अमेरिका धमकी दिया कि नवंबर तक सरेंडर करो, नहीं तो तुमको हम सबक सिखाएंगे। उसका राजा आके ऐसे ही बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अमेरिका के जो करना कर ले, हम उसे डरने वाले नहीं थे, ऐसे ही बोला था। आप उसको सुन भी सकते हैं, यूट्यूब पर है। अमेरिका से हम डरने वाले नहीं हैं, ऐसे ही कहा, ये करना कर ले। अमेरिका के उस समय परमाणु परीक्षण चल रहा था, परमाणु बम का परीक्षण चल रहा था, अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। मैनहट्टन द्वीप पर परीक्षण चल रहा था। इसी बीच अगस्त में खबर आई कि परमाणु परीक्षण सक्सेसफुल हो गया। अब अमेरिका का ताकत और बड़ा हो गया। मैनहट्टन द्वीप पर परमाणु परीक्षण सफल। अमेरिका अब कहा कि जापान को बोल दो कि वह अभी अगस्त में ही सरेंडर करे, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास परमाणु बम का परीक्षण भी सफल हो गया। अब अमेरिका पर को जापान को अमेरिका ने धमकी दिया कि अभी के अभी सरेंडर करे, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन हीरो ही तो जो जापान के राजा था पागल था। एक साथे एक सेनापति था कोकाबूरा, ये वो पगले था, यानी दोनों को विनाश काल धर ले था। वहां पर परीक्षण सफल हुआ। अमेरिका ने जब जापान को धमकी दिया कि अभी के अभी सरेंडर, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार, लेकिन जापान कह के नकार दिया कि कुछ ना करिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति
हेनरी ट्रूमैन याद रखिएगा, हेनरी ट्रूमैन ने आदेश दिया, एक्सप्लोडेड द बम, एक्सप्लोड कर दो बम, अमेरिका जर्मन को तबाह कर दो। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर पहला बम, परमाणु बम अमेरिका गिरा दिया। हिरोशिमा पर समझाने के बावजूद ना समझा जापान, तो 6 अगस्त 1945 को हेनरी ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने उनके आदेश पर अमेरिका ने, और देखिए किस्मत देखिए जापान का कितना खराब, सक्सेसफुल हो गया परमाणु परीक्षण। अभी परमाणु परीक्षण सक्सेसफुल भी नहीं हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, और जब जैसे ही अमेरिका जब जापान को धमकी आया, उधर से पता खबर आया कि सक्सेसफुल हुआ परमाणु परीक्षण, अब तैयार है, जहां गिराना गिरा दीजिए। और इसका इतना ताकत मिला हेनरी ट्रूमैन को, वहां के राष्ट्रपति को, उसने ऑर्डर दिया कि बम गिरा दिया जाए जापान पे। इतना ताकतवर बम कि कई महीनों तक वहां सूर्य नहीं दिखता था, खाली अंधेरा, पूरा अंधेरा। आप सोच सकते हैं कितना ताकतवर हो। से 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन के आदेश पर पहला परमाणु बम एक्सप्लोड, गिरा दिया, विस्फोट, तबाह हिरोशिमा। अभी भी जापान नहीं मानने वाला था, अभी भी उसके अंदर जो धन, इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, नहीं माना। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिरा दिया। पूरी तरह से जापान बर्बाद। जापान के राजा आया, कहा कि हम भी सरेंडर, अब मत गिराओ, बहुत हो गया, सरेंडर। बम जैसे ही दो गिरा तो आखिर वहां का राजा आया, हिरोहितो, और आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब बोला कि हम भी सरेंडर करते हैं। सरेंडर हो गया, जापान सरेंडर हो गया। इधर हिटलर गोली मार के खुद आत्महत्या कर लिया जब रूसी सेना बर्लिन तक घुस गया, अपने ही बंकर में गोली मार लिया। उधर मुसोलिनी को, जो वहां की जनता थी, उन्होंने ही फांसी पर टांग दिया, और इधर जापान भी सरेंडर कर दिया। इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। जापान सरेंडर कर दिया। 2 सितंबर 1945 ईस्वी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो गया। 6 करोड़ से 10 करोड़ के बीच लोग मारे गए, माने 6 से 8 करोड़ के लोग मारे गए, मतलब करीब करीब 6, 7, 8 करोड़ लोग मारे गए। 6 करोड़ से 8 करोड़ के बीच लोग मारे गए। बहुत भयावह स्थिति, ऐसी लड़ाई दुनिया में आज तक कभी नहीं हुई। मुख्य बात इसका 2-4 बात याद कीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को टोटल वॉर या ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। यह 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। 61 देशों ने इसमें भाग लिया, 61 देशों ने भाग लिया। पेरिस समझौता बुलाया गया 18 जून 1919 को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इसका वर्साय की संधि का प्रारूप तैयार किया गया 6 मई 1919 पर। इसमें जर्मनी ने सिग्नेचर किया 28 जून 1919 को। विश्व आर्थिक मंदी 1929 में आया, विश्व आर्थिक मंदी 1929 में आया, याद रखिएगा। ये सारे बात आपको ध्यान रखना होगा। और एक क्लास और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर बताएंगे। आप बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा, जरूर कमेंट करके आप हमको बताइएगा। आप लोग का कमेंट से हमको हौसला मिलता है, ताकत मिलता है कि हम आपको और अच्छा पढ़ाएं और अच्छा करें। तो धन्यवाद, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।